हे दोस्तों, मैं कुमार सारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हे दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कक्षा 10वीं सोशल साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो आइए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट। हे दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि साख का क्या अर्थ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे तो साख का क्या अर्थ है, लगभग 2 से 3 बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि साख का क्या अर्थ होता है या साख को परिभाषित कीजिए। तो सही जवाब लिखेंगे आप कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख की मात्रा विश्वास या भरोसा पर निर्भर करती है। इसी विश्वास या साख के आधार पर व्यक्ति के ऋण लेने देने की मात्रा निर्भर करती है। आपसे बता दें कि साख के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है ऋणदाता जो ऋण देता है, दूसरा होता है ऋणी। आपसे बता दें कि किसी दिए गए समय में ऋणी रुपए, सेवा या किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है, निर्धारित समय के बाद उतना ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है, जिसे हम साख कर सकते हैं। हे दोस्तों, आसान भाषा में समझ लीजिए कि साख का अर्थ क्या होता है। मान लेते कोई एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति से वो पैसा ले रहा है, ये उसको विश्वास दिला रहा है, भरोसा दिला रहा है कि हम आपको जितने पैसा ले रहे हैं उसका ब्याज सहित हम आपको उतना ही राशि लौटा देंगे। तो उसको विश्वास हो जाता है कि सच में यह व्यक्ति जो है हमें पैसा लौटा देगा। तो इसे ही विश्वास या भरोसा को हम लोग साख कहेंगे। उसके बाद में अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्यमार्गी प्रवृत्ति है। आपसे बता दें कि इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता का जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना इत्यादि है। आप सभी को बता दें कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे आसान भाषा में समझ लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यह होता है कि सूक्ष्म लाभ कमाना यानी कम से कम लाभ कमाना, उपभोक्ता का जन्म देना यानी व्यापारी को जन्म देना या बनाना, नए नए उपभोक्ता बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना, ये जितने भी प्रमुख कार्य है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये कार्य आते हैं। आप सभी को बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण बन जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। काफ़ी सिंपल सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में मात्र 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग बराबर आय है, चाहे वह मानसिक और शारीरिक श्रम करता हो या नहीं करता हो। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय को हम बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि बुरे ढंग से प्रभावित करती है और निचले स्तर की ओर ले जाती है। आपसे बता दें कि प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर यह किसी देश या नागरिकों की औसत आय निकल जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रति व्यक्ति आय का यह अर्थ होता है कि राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग तथा बराबर आय, ठीक है, आय यानी इनकम, चाहे वो मानसिक और शारीरिक श्रम करता हो या नहीं करता हो। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय को बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि बुरे ढंग से प्रभावित करती है। आपसे बता दें कि यह जो बुरे ढंग से प्रभावित करती है जनसंख्या
और निचले स्तर की ओर भी देश को ले जाती है। आपसे बता दें कि प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या यानी राष्ट्रीय आय जितना भी है और उस देश का जितना भी जनसंख्या है उससे अगर हम भाग लगा देंगे ना, तो यह किसी भी देश के नागरिकों की जो औसत आय होगी वो निकल जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एटीएम क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ये भी सवाल मात्र 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि एटीएम क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम को जन्म दे दिया। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन के उपयोग के लिए एटीएम कार्ड दिया जाता है। जो एटीएम यह एक सह डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। आपसे बता दें कि इस प्रणाली के द्वारा 24 घंटे पैसा जमा तथा निकासी करने की सुविधा ग्राहकों को प्राप्त है। आपसे बता दें कि एटीएम के संचालक को एक गुप्त कोड दिया जाता है, जिसे आप सभी को मालूम होगा कि जिसे हम 6 अंकों का पिन कोड बोलते हैं, जिसका प्रयोग करके एटीएम का संचालन संभव है। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि एटीएम क्या है। तो एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इसे क्या हुआ कि कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। कंप्यूटर का जब आविष्कार हो गया ना, तो कंप्यूटर के आविष्कार के जस्ट बाद एटीएम को जन्म हो गया, एटीएम का जन्म हो गया। आपसे मैट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है वह होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या आप एनी टाइम मनी भी कह सकते हैं, के उपयोग के लिए एटीएम कार्ड दिया जाता है। देखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, इसका मशीन का उपयोग करने के लिए एक एटीएम कार्ड दिया जाता है ग्राहकों को। यह एक सह डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रणाली के द्वारा 24 घंटे किसी भी एटीएम बूथ से आप 24 घंटे पैसा की निकासी कर सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं तथा पैसा निकाल भी सकते हैं। आपसे बता दें कि यह जो सुविधा है मात्र एटीएम के ग्राहकों को प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी एटीएम बूथ से पैसा नहीं निकाल सकता है। उसके पास अगर एटीएम कार्ड है तो कोई भी एटीएम बूथ से पैसा की निकासी कर सकता है। उसके पास एक गुप्त कोड होता है जिसे हम लोग पिन कहते हैं। उस पिन के माध्यम से किसी भी एटीएम बूथ से वो पैसा की निकासी कर सकता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में कि उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखें, यानी उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य है, इसी के बारे में आप सभी को डिटेल्स में लिखना होगा। ऐसे सवाल ही मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए इसका काफ़ी आसान तरीके से आंसर देख लेते हैं। तो उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो आपसे बता दें कि उपभोक्ता का कर्तव्य यह है कि जब कोई वस्तु खरीद रहा है तो उस वस्तु की किस्म यानी क्वालिटी, शुद्धता और गुणवत्ता की जानकारी ले लें। यदि यह भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तौल में बेईमानी ना करे, ये पॉकेट बंद वस्तु है या उसकी निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा उस पर अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है वो देख ले। मूल्य अधिकतर रहता है अतः उसमें कुछ छूट भी मिल सकती है। उपभोक्ता खरीद की वस्तु रसीद अवश्य ले ले। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन बोला गया कि उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखे, यानी कोई भी एक ऐसा उपभोक्ता है उसके साथ कौन कौन से कर्तव्य हैं उसी के बारे में लिखना होगा। तो देख लीजिए बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जो मूल्य कुछ, देखिए आप सभी को अगर बुक ही खरीदने जाते होंगे ना, तो अगर मान लेते कोई बुक पे अगर 90 रुपया उसका मूल्य रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उस पर 40% का अगर छूट रहता है तो ये आपको बुक मात्र 30 से 40 रुपये में दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो ग्राहकों को कहते हैं कि इसमें 90 रुपया प्रिंट आउट मूल्य है, देख लीजिए और आप हमें 90 रुपया दे दीजिए। तो ऐसे में आप सभी को सावधानी बरतनी होगी। जिस वस्तु पे छूट है उसमें आप सभी को छूट करके ही जो भी वस्तु है लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है। तो जब कोई भी वस्तु अगर खरीद रहा है ना, तो उस वस्तु को किस्म यानी क्वालिटी देख लीजिए, उसका शुद्धता देख लीजिए कि उसका शुद्धता शुद्ध है कि अशुद्ध है। उसका गुणवत्ता देख लीजिए, गुणवत्ता के बारे में जानकारी आप दुकानदार से ले सकते हैं। उसमें यह भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तोल में बेईमानी ना करे। बहुत सारा ऐसा ससुरा दुकानदार होता है ना कि नाप तोल में बहुत सारा बेईमानी कर लेता है। ठीक है, और देना चाहिए 1 किलो की जगह पे 100-150 ग्राम कम दे देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यह पॉकेट बंद वस्तु है। कोई भी ऐसा पॉकेट बंद वस्तु है, बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो पॉकेट को खोल के उसमें से अलग से सामान बेच देते हैं और फिर से उसे पैक कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि पॉकेट जो है वो बंद है या खुला हुआ है। उसका निर्माण तिथि देख लेना है कि वह जो वस्तु है वो कब उसका निर्माण हुआ था। उसका एक्सपायरी डेट भी देख लेना होगा कि वो कब एक्सपायर होने वाला है। तथा आपको ये भी देख लेना होगा कि उस पर अंकित मूल्य कितना लिखा गया है, कितना उस पर उसका मूल्य है। ठीक है, मूल्य ज़्यादातर आप देखिएगा ना वस्तु पे तो मूल्य बहुत ज़्यादा रहते हैं। मूल्य अधिकतर रहता है अतः उसमें कुछ छूट भी मिल सकती है। उपभोक्ता खरीदारी की वस्तु का रसीद अवश्य ले। आप उसे कहिए कि भाई हमको रसीद बना के दे दो कि हम आपसे कितना कितना सामान लिए हैं, किसका कितना मूल्य है।
उसके बाद में काफ़ी इंपोर्टेंट अगला सवाल है कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। उपभोक्ता अपने ग्राहक के साथ और दुकानदार के साथ जो अधिकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, यही आपको लिखना है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 1 में, रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आपकी सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, सुनाई का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता का कार्य कर रहा है तो उसका कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से उसके पास पावर है। तो आपसे बता दें कि उस सुरक्षा का अधिकार है, उसके पास सुरक्षित होने का भी अधिकार है, सूचना पाने का भी अधिकार है, चुनाव या पसंद करने का, अपने से मनचाही किसी वस्तु को चयन कर सकता है, चुनाव कर सकता है, पसंद करता सकता है, उसे खरीद भी सकता है। सुनाई का अधिकार, कोई भी ऐसा वस्तु है जिसमें आपको शिकायत करना हो कि हमें ये वस्तु ठीक नहीं है, इसका जो भरपाई किया जाए, तो यहाँ पे दिया गया शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। उसके बाद में है उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार। तो ये जो जितने भी अधिकार हैं ये उपभोक्ता के अधिकार होते हैं। अगला जो सवाल है काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें, यानी भारत के वैश्वीकरण में कौन कौन से पक्ष दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकती हैं। कुछ तर्क यहाँ पे नीचे हम दे रहे हैं, हम आप सभी बता दें कि भारत के वैश्वीकरण में हम कौन कौन से तर्क दे सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। अगला रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि प्रतियोगी शक्ति में विरोधी वृद्धि। ऑप्शन रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति। रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि अच्छा उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। रोमन नंबर 5 में लिखेंगे आप कि नए बाजार तक पहुंच होना। रोमन नंबर 6 में लिखेंगे आप कि उत्पादन तथा उत्पादित वस्तु के स्तर को उन्नत करना। अगला सवाल क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, इसको आपको तो वर्णन करना ही है, लेकिन शॉर्टकट में करना है, संक्षेप में करना है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अर्थव्यवस्था 2 आधार पर वर्गीकृत किए जाती हैं। यानी अर्थव्यवस्था जो है उसे हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो वो जो वर्ग होते हैं, पहला जो वर्ग होते हैं वह है विकास के आधार पर, दूसरा होता है स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो आपसे बता दें कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। आपसे बता दें कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वह होता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम आपसे भी बता ही दिए हैं कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में दिया गया है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ये भी मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सहकारिता का यह अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। जब ऐसे कार्यों का उद्देश्य आर्थिक हो जाता है ना, तो यह अर्थशास्त्र की सहकारिता है। ठीक है, तो अर्थ की एक संगठन, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का कार्य करते हैं, जिसे हम सहकारिता कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ नंबर 10 में कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी भी इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की श्रेणी में वैसी कंपनियां आती है जिसका फैलाव 1 से अधिक देशों में है। आपसे बता दें कि वे अपनी विस्तार इकाइयों की नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, चाहे उनकी इकाइयां किसी भी देश में क्यों ना हो। वे विश्व स्तर पर वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है तथा विभिन्न उत्पादों को जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चूँकि बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं रहेगा तो फिर वैसा ही बात हो जाएगा, अगर मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूँ है, हमें चावल की ज़रूरत है, आपको गेहूँ की ज़रूरत है, तो अगर हम नहीं देंगे तो आपके पास चावल नहीं मिल पाएगा, आप हमें नहीं दीजिएगा तो गेहूँ हमें नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी से सभी देश को काफ़ी ही लाभ है। ठीक है, तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं वो सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस ऐप में क्लास 6 से लेकर 12 तक ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर
सभी में अपडेट कर दिया गया है। आप चाह के उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो मेरा ही ऑफिशियल ऐप है मैथ एंड मैजिक टिप्स। आप चाहे तो प्ले स्टोर में भी लिख सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स, और यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो देख सकते हैं ना, उस वैसा लोगो आएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उससे भी आप अपनी मैथ की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।